हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका ये एक वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके पास, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। आपको बोला गया है कि एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आपसे बोला गया है इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, कि इसका जो पीएच है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने जब आपको लिटमस जो सॉल्यूशन है या जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होने पर हम ये कैसे पता लगा पाते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, बेसिक कैरेक्टर मौजूद है, ये याद रखिएगा। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है। ओके, अब पीएच के रेस्पेक्ट में बात की गई है कि पीएच वैल्यू क्या होगी। तो याद कीजिए, पीएच वैल्यू जब 7 होती है तो हमारा सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल, यानी उसके अंदर ना तो कोई एसिडिक कैरेक्टर होता है ना ही कोई बेसिक कैरेक्टर होता है। पानी की जो पीएच वैल्यू है वो हम लोग 7 कंसीडर करते हैं। अब 7 से अगर बिलो जाएंगे पीएच वैल्यू तो जनरेट होता है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर, और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा होती जाएगी इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर होगा, बेसिक या फिर एल्कलाइन कैरेक्टर मौजूद होगा। तो अगर आपसे ये बोला गया है कि कोई सब्सटेंस या सॉल्यूशन ऐसा है जो रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में, तो रेड लिटमस का ब्लू में कन्वर्ट होना इस बात का इंडिकेशन है कि जो सॉल्यूशन दिया गया है आपको उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर मौजूद है। बिल्कुल सही, आपका बेसिक कैरेक्टर मौजूद है। ये आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अगर बेसिक कैरेक्टर है इसका मतलब है कि उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा होगी। तो ये जो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ केवल ऑप्शन आपका जो डी है उसी में पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है। बाकी सारे जो पीएच वैल्यू आपको दे रखी है वो 7 से लो है, यानी वो एसिडिक कैरेक्टर को इंडिकेट कर रही है। क्योंकि सॉल्यूशन आपका रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, लिटमस रेड लिटमस जो है आपका वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो पीएच वैल्यू आएगी वो आपकी 10 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस कंडीशन में आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल, क्रश्ड एग शेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आपको बोला गया है उस सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज आपने ले रखी है, ये चीज आपको बोल रखी है। तो देखिए, क्रश्ड एग शेल जो होता है बेसिकली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है हमारे पास क्रश्ड एग शेल। अब आपको बोला गया है कि इसको किसके साथ कंबाइंड किया जाए। मान लीजिए सपोज कोई एक्स है जिसके साथ हमें कंबाइंड करना है, और बोला गया है एक ऐसी गैस मिल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो याद कीजिए कौन सी गैस है वो, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइंड होने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं यानी HCl के साथ कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है यानी CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होता है, एलिमिनेट होता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी जो लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगी, मिल्की कर देगी। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर साफ साफ आपको नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ऑप्शन नंबर बी इस कंडीशन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमारे पास, 10 ml of a solution of NaOH is found to completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। आपको बोल रखा है
कि अगर हम 10 ml NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देना चाहते हैं तो हमें HCl जो है उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, 8 ml क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। अब आपको दिया गया है कि अगर मैंने NaOH की क्वांटिटी को 20 ml ले लिया तो मुझे HCl सॉल्यूशन कितना रिक्वायर्ड होगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये आपको बताना है। तो भाई साफ सीधा सीधा रिलेशन है, अगर 10 ml NaOH के लिए मुझे रिक्वायर्ड है 8 ml HCl, तो अगर मैं NaOH की क्वांटिटी को डबल कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है HCl की क्वांटिटी भी मुझे डबल करनी पड़ेगी। तो अगर NaOH 10 से 20 हो रहा है तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा HCl है वो भी 8 से डबल हो जाएगा, यानी 8 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 ml। तो यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 ml। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यानी जो हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हाई एसिडिक कैरेक्टर जनरेट होता है बॉडी के अंदर, उस चीज से ट्रीट करने के लिए वो कौन सी टाइप की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वो कौन सी मेडिसिन होती हैं, वो होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। क्या होती है मेडिसिन? वो मेडिसिन होती है हमारे पास एंटासिड। एंटासिड्स वो मेडिसिन हैं जो इनडाइजेशन या फिर हाईली एसिडिक कैरेक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनडाइजेशन के लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी एंटासिड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटासिड। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपको बोल रखा है कि कुछ आपको सिचुएशन दे रखी हैं, उन इक्वेशन के लिए आपको वर्ड इक्वेशन देनी है और फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल। क्या होगा अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जरा समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग वर्ड इक्वेशन? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डाइल्यूट और जो दे रखा है सीधे सीधे आ जाएगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके साथ आप क्या कंबाइन करेंगे? जिंक ग्रैन्यूल्स कंबाइन करेंगे। तो आपको पता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप जिंक ग्रैन्यूल्स कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है। यानी आपका सबसे पहले कंपाउंड क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और जो जिंक सल्फेट बनेगा इसके साथ ही साथ क्योंकि मेटल को आप एसिड के अंदर प्लेस कर रहे हो तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यानी वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, एरो लगाएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास हो जाएगी इसकी वर्ड इक्वेशन। अब देखते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4 कैसी कंडीशन में ले रहे हैं? डाइल्यूटेड कंडीशन में ले रहे हैं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। क्या मिक्स किया है इसके अंदर? जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स किस कंडीशन में होंगे? सॉलिड कंडीशन में है, तो जिंक सॉलिड लिखेंगे, एरो लगाएंगे। जिंक SO4 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन करेगा? जिंक सल्फेट का, यानी ZnSO4 का। ये किस कंडीशन में बनेगा? एक्वस कंडीशन में बनेगा। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? यहाँ से लिबरेट होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? H2SO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब आपसे बोला गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो आप देखिए ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट के वो ऑलरेडी इक्वल है। चाहे आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए, 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 ही राइट हैंड साइड में है। सल्फर का एक एटम लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी 4 एटम्स हैं। और फाइनली जिंक का एक एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है। यानी सारे के सारे एटम्स जो भी एलिमेंट से बिलोंग करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है वो ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको
अगला दे रखा है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैग्नीशियम रिवर। तो अगेन क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे आप, तो एज इट इज लिखेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगेन दे रखा है कैसा है, डाइल्यूट है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे आप DIL, जो कि डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस क्या मिक्स कर रहे हैं इसमें, मैग्नीशियम रिबन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मैग्नीशियम। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये कॉमन रिएक्शन है, जब भी आप किसी एसिड को किसी पर्टिकुलर मेटल जो कि रिएक्टिव मेटल है उसके साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले सॉल्ट बनता है। तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ बनेगा आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, अगेन कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन हो जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट कंडीशन में, मैग्नीशियम लेंगे हम लोग, एरो लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ से लिबरेट होगी। ये वर्ड इक्वेशन इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगर मुझे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इस इक्वेशन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा आपका, HCl लिखेंगे हम लोग, HCl क्योंकि डाइल्यूटेड है तो DIL लिख देंगे। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का मतलब हो गया Mg लिखेंगे, रिबन है तो सॉलिड लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम लोग एरो, और एरो लगाने के बाद मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी MgCl2 एक्वस कंडीशन में। और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है यहाँ से लिबरेट, तो हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा देंगे एरो, जो इस बात का इंडिकेशन होगा कि हाइड्रोजन हमारा जो है वो गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो रही है। अब इस इक्वेशन को अगर आप ढंग से देखें तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की कैसे की जाती है ये ऑलरेडी डिटेल्ड मैंने आपको समझा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे सीधे मैं आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप 2 से कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, यानी 2HCl हो जाएगा, और उसके बाद आपकी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, यानी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2HCl डाइल्यूट प्लस Mg सॉलिड गिव्स MgCl2 एक्वस कंडीशन में विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, फाइनली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 दे रखा है आपको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो आप सिंपली वही उसी तरीके से वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, क्या काम करेंगे आप, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे, प्लस लिखेंगे एल्यूमिनियम, सॉलिड कंडीशन में एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, और एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम सल्फेट, और प्लस क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक रिएक्टिव मेटल है तो यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, अगेन हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। तो आई होप ये वर्ड इक्वेशन आप लिख पाएंगे। अगर कोई डाउट आप, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो जरा देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाएगा सिंबॉलिकली। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का याद कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने अभी आपको बताया, सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारे पास H2SO4, H2SO4 लिखेंगे डाइल्यूट कंडीशन में, किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ कंबाइंड हो रहा है। क्या बन के मिल रहा है आपको, क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ भी कौन सी गैस लिबरेट होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये क्वेश्चन आ गई है हमारे पास, लेकिन साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग का तरीका मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूं तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधे सीधे जो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3H2SO4, और एल्यूमिनियम क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यानी 2Al, और उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमने लिख रखा है 3H2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 3H2SO4 डाइल्यूट प्लस 2Al, इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड, Al2SO4 होल थ्राइस, ये किस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में, तो एक्वस लिख देंगे, और प्लस 3H2 एरो लगा देंगे, यानी साफ साफ पता लग जाएगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से लिबरेट हो रही है। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट दे रखा है आपको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। तो अब अगेन
इसकी वर्ड इक्वेशन आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या से लिखेंगे आप? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे, डाइल्यूट प्लस आयरन फिलिंग्स, एरो लगाएंगे, क्या होगा? आयरन क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर बना देगा आयरन क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी वहां से लिबरेट। तो ये हो जाएगी इसकी वर्ड इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। सिंबॉलिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप इसकी? तो सिंबॉलिक इक्वेशन हो जाएगी इसकी HCl, किस कंडीशन में लिया है? डाइल्यूट कंडीशन में, तो DIL लिख देंगे। अगेन किसके साथ कंबाइंड हो रहा है? आयरन के साथ, यानी हम लोग लिखेंगे Fe ब्रैकेट में सॉलिड। आयरन क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर बनाएगा आयरन क्लोराइड, तो ये बन जाएगा हमारे पास FeCl3 एक्वस कंडीशन में विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? यहाँ से लिबरेट होगी। ये हो जाएगी हमारे पास वर्ड इक्वेशन। अब अगेन क्योंकि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो इस इक्वेशन को करना पड़ेगा अपने को बैलेंस। तो बैलेंस करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप यहाँ पर लिखेंगे 6HCl प्लस 3Fe गिव्स FeCl3 एक्वस और प्लस 3H2। ये हो जाएगी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इन इक्वेशंस को बैलेंस करने में फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इन इक्वेशंस को भी बैलेंस करना मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग इस पार्ट को क्या करते हैं, लिख सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज इस पर्टिकुलर सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको दे रखा है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कंसिडर्ड एज एसिड। आपको बोल रखा है कि जो एल्कोहल से होते हैं और जो ग्लूकोज होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर भी उनको हम लोग एसिड के तरीके से कैटेगराइज नहीं करते। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। आपको एक एक्टिविटी बतानी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो एल्कोहल्स हैं और ग्लूकोज हैं वो एसिड क्यों नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड के एसिड के तरीके से बिहेव करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस एक्वासाइन लिबरेट करना चाहिए। कौन से आयन लिबरेट करना चाहिए? H प्लस एक्वासाइन या फिर H3O प्लस आयन, जिनको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। अगर कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस एक्वासाइन या H3O प्लस आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन वो पानी में डिसॉल्व होने पर H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन लिबरेट नहीं कर रहा, तो वो एसिड कंसीडर नहीं किया जाएगा, भले ही उसके पास जो हाइड्रोजन है वो क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस एक्वासाइन लिबरेट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग उसको एसिड की तरीके से कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब ये चीज हम लोग एक्टिविटी से कैसे पहचानेंगे? तो देखिए एक्टिविटी कौन सी है, आपको ऑलरेडी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर। आपका जो एनसीईआरटी का ये चैप्टर है इसमें आपको ऑलरेडी ये एक्टिविटी दे रखी है, तो उस एक्टिविटी पर मैं लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये रही आपके पास एक एक्टिविटी जिसको मैं जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या काम किया गया है? यहाँ पर एक बीकर लिया गया है, एक बीकर लिया गया है। इसके अंदर हम लोगों ने एक रबर कॉर्क लगा रखी है, जहां पर दो आयरन की नेल जो है उनको इंसर्ट करा रखा है, और दोनों से ही हमने क्या किया हुआ है, वायर निकाला हुआ है, एक इधर से और एक इधर से। इस वायर को, जो पहला वायर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, जबकि दूसरे वायर को हमने सबसे पहले स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, फिर उस स्विच का कनेक्शन किया हुआ है हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ में, और फिर जो फाइनली उसका कनेक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कर रखा है। ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। अब कैसे पहचानेंगे? अब मान लीजिए हमने ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर रखा है ये कोई एसिड है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है। तो अगर एसिड है तो क्या लिबरेट करेगा? ये H प्लस आयन लिबरेट करेगा, और H प्लस आयन लिबरेट करने की वजह से, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस होंगे जो कि चार्ज कैरियर का काम करेंगे, करंट कैरियर का काम करेंगे, तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा मेरा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बल्ब जो है वो ऑलरेडी ग्लो हो रखा है। तो ये बल्ब ग्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है वो HCl का ले रखा है, क्योंकि HCl एक एसिड है जो पानी में डिसॉल्व होने पर H प्लस एक्वासाइन लिबरेट करेगा, जो कि करंट कैरियर की तरीके से वर्क करेंगे, और जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पर कंडक्ट होगा, बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस HCl की जगह अगर HCl मैं ना लूं
HCl की जगह मैं ग्लूकोज ले लूँ यहाँ पर, अगर मैंने ग्लूकोज ले लिया या फिर क्या ले लिया, एल्कोहल, और इसी सेम एक्टिविटी को मैंने दोहराया, तो हम ये देखेंगे कि ये जो बल्ब आपका ग्लो हो रहा था पहले, अब वो ग्लो नहीं होगा। बल्ब का ग्लो ना होना इस बात का इंडिकेशन है कि ये कंपाउंड भले ही हाइड्रोजन रखते हैं, लेकिन क्योंकि जब हमने इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने पर इन्होंने फ्री H+ आयन लिबरेट नहीं किए, और क्योंकि फ्री आयंस लिबरेट नहीं किए, तो करंट कैरी करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर फ्री आयंस। जब दोनों ही मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आपका पास नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक करंट ना पास होने की वजह से जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। बल्ब का ग्लो ना होना इस बात का इंडिकेशन है कि आपका ग्लूकोज और जो एल्कोहल्स हैं वो एसिड्स की तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, भले ही उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, एक्टिविटी भी आपको समझ आई होगी। तो अब इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के जो लास्ट के अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और जो लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अब अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक के जो भी क्वेश्चंस है उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए, आपके उस क्वेश्चंस का जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू वेरी मच।